Bismillahirrahmanirrahim, and welcome everybody to today's webinar on careers in nursing. My name is Imran Bhamani, and I'll be hosting the show today. हमारी जो career facilitation series है, this started back in October last year. तकरीबन 1 साल हो गया है, and हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के जिन्होंने हमसे इतना ताउन किया एंड बहुत बड़ी तादाद में हमारे सेशंस को अटेंड किया। हम ये 12th सेशन कर रहे हैं आज, और हमने बहुत सारे करियर टॉपिक्स को कवर किया है, इंक्लूडिंग करियर्स इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मीडिया साइंसेस, सोशल साइंसेस, और हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सारे वेबिनार्स मौजूद हैं आप लोगों के रिविजिट करने के लिए। एंड आई होप कि आज का वेबिनार आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इससे पहले कि मैं अपने नोटेबल स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करूं, कुछ हाउस रूल्स आपको बताता चलूं। आपने देखा होगा कि यू नॉट एबल टू टर्न ऑन योर माइक और द कैमरा, बट द चैट विंडो इज ऑन, विच मीन्स कि आपके जो सवालात हैं वो आप चैट विंडो पर पूछ सकते हैं वेबिनार के दरमियान। वैसे तो हमारे पास जो सवालात हैं, आई एम श्योर देयर विल बी क्वाइट इनफ। हमने बहुत सारे ज़ाविये हम कवर करेंगे, और फिर भी ऐसे कोई सवालात हैं आप लोगों के जहन में, सो डू प्लीज राइट देम इन द चैट विंडो एंड आई विल ट्राई टू टेक देम ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन और टुवर्ड्स द एंड। और आज का जो टॉपिक है करियर्स इन नर्सिंग, जैसे कि आपको मालूम है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोफेशंस इन आवर कंट्री. These people have been the frontliners and probably the most important people in the last couple of years due to the ongoing क्या कहना चाहिए, pandemic. तो खैर COVID का officially is over, but of course importance रहती है. I will just quickly introduce our speakers now. We have Salima Khowaja, who is a nursing lecturer and practitioner at the Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital in Lahore, और इन्होंने अपना बैचलर्स इन साइंस इन नर्सिंग किया हुआ है, मास्टर इन साइंस इन Epidemiology and Biostatistics भी किया हुआ है. So welcome to you, Salima. We have another notable speaker with us today, an expert, Nausheen Noorani. She's a head nurse at the outreach department of the Aga Khan University Hospital right now, and she's a registered nurse. She's done a bachelor's in science in nursing, and she's also currently pursuing a degree in master's in nursing. So welcome to you as well, Nausheen. You can turn on your videos now, speakers, and welcome again. How are you guys doing? Good. Thank you. Thank you so much for having us here. Most welcome, most welcome. I'm sure all of the participants, and we'll be having soon more and more participants. So start करते हैं एक I'll put these questions to you in turn. So Nausheen, starting with you, आपको किस चीज ने इंस्पायर किया? What inspired you to pursue this career in nursing? और सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है इस करियर के बारे में? Okay, so a very good morning to all of you. जिन भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ आज हैं. So nursing basically जब हम जिस टाइम पे परस्यू करना चाह रहे थे या जस्ट अपना FSC कंप्लीट किया था और उस टाइम पे सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए एंड व्हाट इज नेक्स्ट टू कम, तो उस टाइम कुछ इस तरह की सिचुएशन थी कि ऑलरेडी हमारी फैमिली में, हमारे अराउंड में, कम्युनिटी में बहुत सारी नर्सेज हम
रोजाना देखते थे ये जमात खाने में कैंप्स हैं उसमें सर्व कर रहे हैं, घर पे कोई इलनेस है, सो सिस्टर्स एंड कजन्स, so there were a lot of nurses around when जब हम परस्यू करना चाह रहे थे या हम उस फेज में थे। तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी बहन है जो मुझसे बड़ी है, और उस वक्त ये सिनेरियो था कि जब भी घर में कोई इलनेस है तो मैंने देखा कि हर वक्त कोई एक पर्सन अवेलेबल था किसी भी तरह की इलनेस को कैटर करने के लिए, या कोई भी सिक है घर में, कोई कॉमन कोल्ड एंड कफ एंड फ्लू है, या कोई मेजर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है फैमिली में। सो आई सॉ माय सिस्टर अवेलेबल एट एवरी टाइम, और उसने हर दफा सिचुएशन को इतने बेहतरीन तरीके से हेल्प किया था कि मुझे लगा कि इस तरह का काम जो ना वो और भी होना चाहिए, हमारे घर को, हमारे कम्युनिटी को, सब लोगों को इसकी जरूरत है। सो दैट वाज वन इंस्पायरिंग थिंग। नर्सिंग क्योंकि हम बहुत टाइम से इस फील्ड के अंदर हैं, ये काम कर रहे हैं फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, तो इट इज एक्साइटिंग इन टर्म्स के एवरी डे देयर इज अ न्यू सिचुएशन। सो हर दिन आप नर्सिंग में जैसे ही आएंगे या आने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि हर दिन जो है ना वो आपको एक नया दिन मिलेगा, और सिचुएशंस और चीजें जो है ना वो एवरी मिनट एवरी सेकंड चेंज होती हैं। सो वो एक्साइटमेंट, आपकी मोटिवेशन टू वर्क बनी रहती है हर वक्त, और बहुत सारे डिफरेंट फेजेस में एज ए नर्स आपको परफॉर्म करना पड़ता है। कम्युनिटी बेस्ड वर्क हो तो उसमें आपको परफॉर्म करना होता है, हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली नर्सेज एज ए केयर प्रोवाइडर काम करते ही हैं। तो बहुत वास्ट जॉब है हमारा, बहुत सारी चीजें हैं करने को, और ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ जॉब लिमिटेड है कि आप पेशेंट की हाइजीन केयर या उनकी मेडिकेशंस का ख्याल रखते हैं। बजाय इन सब चीजों के एक नर्स जो है वो सारा दिन में अपनी ड्यूटी के आवर्स में अपनी शिफ्ट में एज ए काउंसलर, एज ए एडवोकेट, हीलर फॉर द पेशेंट, थेरेपिस्ट के तौर पर काम करते हैं, और बहुत एक्साइटिंग है। एवरी मिनट एवरी सेकंड इज डिफरेंट एंड इट इज एक्साइटिंग ऑल टुगेदर। Thank you, Nausheen. I think you're absolutely right. I think there are two roles in this world: being a teacher and being a nurse. Very exciting every day, because you get all kinds of people and all kinds of patients with you. So thank you. And same question to you, Salima. What inspired you to join? So, truly speaking, nothing actually inspired me when I joined the profession. So when I joined my BScN for the first time, so actually this was just the मतलब थोड़ा थोड़ा वो जो सुनाई देता था कि फरमान के अंदर जो है वो मौलाना हाजिर इमाम ने बार बार नर्सिंग की, like his highness has so much focus on the profession and all those things. And then I have seen, yes, I had a few of the nurses in my family, but I've never seen, मतलब like मैं इतनी छोटी थी कि मैंने अपनी cousins को, they were my cousins, मगर मैंने अपनी cousins को उस role के अंदर कभी उसको experience नहीं किया. I just knew कि वो nurses हैं, that was the only thing that I knew about them. मगर इसके अलावा कभी उनको मैंने experience नहीं किया था कि what are the roles and मतलब like what are their contributions, या क्या वो करती हैं, मतलब like why are they nurses and all those things. सिर्फ एक दो मरतबा जब हॉस्पिटल गई, so I knew कि हाँ ठीक है, they are in the dresses, they are in the uniforms, and they are coming and looking after me just because I'm a cousin and all those things. तो उस वक्त बहुत ज्यादा कोई मेरे लिए खास कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, कुछ नहीं था. AKU का नाम था, और उस नाम को ही जो है वो मतलब लाइक वो मेरे लिए एक वो था कि अट्रैक्शन थी, और इस वे के अंदर I just entered into the BScN. Actually, nursing ने मुझे इंस्पायर किया when I entered into the profession, when I entered into the nursing education. Then I actually came to know what is all nursing about, और उसने मुझे जोड़ के रखा. So that was something I inspired by my profession itself. So बहुत सारे लोग, जब मैंने BScN ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग पहले साल में निकल गए, शुरू के 6 months में निकल गए. कुछ हमारे जो क्लास फेलोज थे वो फर्स्ट ईयर में निकल गए. So because they understood and they experienced that what is the nursing all about. But what मतलब जिसने मुझे जोड़ के रखा was something कि उस नर्स की कैपेसिटी में या उस स्टूडेंट की भी होते हुए, जब उस कैपेसिटी के अंदर when I saw के क्या कैरिंग
कांटेक्ट है पेशेंट्स के साथ, लोगों के साथ ह्यूमैनिटी को सर्व करने का जो प्रिंसिपल है, वो किस तरीके से जो है वो मुझे मेरे हार्ट को उसने टच किया। एंड देन दिस वाज समथिंग कि जिसने मुझे जोड़ के रखा कि नो, आई थिंक आई शुड बी अ नर्स एंड आई वांट टू बी अ नर्स। सो बेसिकली माय प्रोफेशन इटसेल्फ इंस्पायर्ड मी rather than anything else. Oh, that's amazing. I think that's a very fair answer. Thank you very much, Salima. So, continuing with this trend, क्या आप हमें बता सकती हैं and all the audience that what are the different types of nursing roles? I'm just registered nurses होती हैं, nurse practitioners and specialized nurses. So can you just elaborate a bit on the roles for the nursing? या सो नर्सेज जो है वो पहले हमें सिर्फ एक नर्सिंग रोल में नजर आती थी, लाइक whenever you Google and you only find nurses in the uniforms working in the hospitals, and those were the only settings we used to see the nurses in. तो अब बहुत ज्यादा जमाना बदल चुका है, मॉडर्नाइजेशन है, यू सी लॉट ऑफ डिफरेंट रोल्स एंड वेरियस रोल्स, और बहुत ही ज्यादा डाइवर्स जो है वो हमें नजर आती हैं नर्सेस काम करते हुए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रजिस्टर्ड, बीइंग अ रजिस्टर्ड नर्स, सो रजिस्टर्ड नर्स एक पहला टाइटल होता है जो कि किसी भी नर्स को मिलता है जब वो ग्रेजुएट होती है. तो आइदर उसने डिप्लोमा किया है या उसने BScN किया है, जो भी डिग्री है, उसके बाद उसको सबसे पहला जो टाइटल मिलता है वो रजिस्टर्ड नर्स का मिलता है. रजिस्टर्ड नर्स मींस कि आपने लाइसेंस ले लिया, ठीक है, एंड यू आर रजिस्टर्ड विद द लाइसेंशियर बॉडी, जो भी आपकी लाइसेंशियर बॉडी है, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, आप उसके साथ रजिस्टर्ड हो चुकी हो. सो नाउ यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स एंड यू कैन वर्क एवरीवेयर, मतलब लाइक एनीवेयर इन द कंट्री जहाँ का लाइसेंस आपके पास है. सो दिस इज द थिंग. सेकेंड थिंग कि अब बहुत ज्यादा जो डाइवर्स रोल्स हैं वो इस तरह से है कि वी सी द स्पेशलाइज्ड नर्सेस एंड नर्स प्रैक्टिशनर्स एज यू टॉक्ड अबाउट. सो नर्स प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में नजर नहीं आता, एक्चुअली नजर ही नहीं आता, बट द पॉइंट इज कि बाहर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड. और हो सकता है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि द थिंग्स आर coming to our country as well, so बहुत हद तक मुमकिन है कि कुछ years के अंदर we would see nurse practitioners roles over here as well. What are the difference yes, between these two? Yes, so the nurse practitioners और specialized nurses, there are two kinds of things. So nurse practitioner basically जो है वो आपका मास्टर्स डिग्री के साथ आपके पास एक 1 year का या 2 years का जो है वो एडिशनल टाइम होता है, जिसके अंदर यू लर्न बीइंग अ नर्स प्रैक्टिशनर. और उसके अंदर बेसिकली आपके पास एक इजाजत होती है कि यू कैन, यहाँ पर हमने देखा है कि नर्सेस कैन नॉट प्रिस्क्राइब the medicines, right? तो only the doctors have the authority to prescribe the medicines. मगर अगर आप बाहर देखें तो नर्स प्रैक्टिशनर का एक ऐसा रोल है कि जिसके अंदर वो ऑथराइज्ड है कि वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकती हैं. वो प्राइमरी केयर के, यूजुअली वो प्राइमरी केयर के सेटअप्स में होती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के सेटअप्स में, जिस तरह से हम कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स देखते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स देखते हैं, और वहां पर वो एज अ डॉक्टर, मतलब एज अ प्रैक्टिशनर का रोल जो है वो प्ले कर रही होती हैं, और वहां पर वो पूरी डिजीजेस को ट्रीट कर रही होती हैं. सो दे कैन ऑफर, दे कैन प्रिस्क्राइब यू द एंटीबायोटिक्स, इफ यू हैव द, दे कैन प्रिस्क्राइब यू द डायग्नोस्टिक टेस्ट्स दैट यू हैव टू गो थ्रू. तो ये सारी चीजें जो है वो नर्स के डोमेन के अंदर वो कर रही होती है, जबकि वो शी इज नॉट अ डॉक्टर, राइट? सो नर्स प्रैक्टिशनर का ये बहुत बड़ा और एक बड़ा ही एडवांस्ड रोल है. सो मेनी पीपल आर सीकिंग दोज रोल्स. सेकंड फिर आपके पास आता है स्पेशलाइज्ड नर्सेस का रोल. सो बेसिकली स्पेशलाइज्ड नर्सेस आपकी किसी भी स्पेशलिटी के अंदर हो सकती हैं. उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिशनर हो, आप रजिस्टर्ड अगर नर्स हैं एंड यू आर वर्किंग फॉर सम टाइम इन पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक एरिया के अंदर अगर आप बहुत टाइम तक काम कर रहे हैं और उस एरिया के अंदर अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं, इट्स नॉट ओनली द एक्सपीरियंस बट इट इज कंटिन्यूस एजुकेशन एज वेल. तो कंटिन्यूस एजुकेशन अगर आप उसमें ले रहे हैं उस एरिया के अंदर, और आप अगर उसके अंदर उसी स्पेशलिटी में कुछ सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, सो दैट मेक्स यू अ स्पेशलाइज्ड nurse in that particular field. Like for example, we have so many, the breast specialized nurse, breast care nurse, we have a stoma nurse, we have a wound nurse जो कि pressure cells को उनको देखती है. फिर then we have the diabetic nurse, geriatric nurse, ER nurse, and others can be added too, and the infection preventionist. सो अगेन इन्फेक्शन के अंदर भी जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल के कुछ सर्टिफिकेशंस करने के बाद, और अगर उसके अंदर कंटिन्यूस एक्सपीरियंस है, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एरिया कि जिसके अंदर नर्स स्पेशलाइज कर सकती है एंड देन कैन मेक हर ओन पाथ. सो ये स्पेशलाइज्ड नर्सेस प्रैक्टिशनर्स बेसिकली रजिस्टर्ड नर्स से उसको थोड़ा सा सेपरेट इस तरीके से रखता है कि वो
फिर एडवांस रोल्स के अंदर एंटर हो जाते हैं। जब वो एडवांस रोल्स में एंटर हो जाते हैं तो उनके पास कैरियर प्रोस्पेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं और उनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। Excellent. So I think follow-up question with Nausheen, continuing on the same wave. What are the specializations available in Pakistan, and how can the students explore these options? कुछ तो मेरे ख्याल है Nausheen ने बता दिए, but are they very common here? या कोई ऐसे specializations जो कि nurses को बहुत commonly follow कर सकें पाकिस्तान में? So, I think जैसे कि सलीमा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नर्स प्रैक्टिशनर्स और स्पेशलाइज्ड नर्सेस का क्या रोल है। मैं सिर्फ इसको बिल्ड ऑन करके ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है कि हम किस तरह से नर्स प्रैक्टिशनर के रोल को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकें। But due to various reasons, political instability and other reasons, और उसकी वजह से जो है अभी तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत सारा काम इसके ऊपर हो चुका है। The issue is कि सबसे पहले अगर आपको किसी भी लाइसेंसर सर्टिफिकेशन को या किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना है, so you have to have the basic curriculum for that. तो करिकुलम के ऊपर बहुत सारे काम हो रहा है और अफिलिएशन के ऊपर काम हो रहा है कि कहाँ से हम इसको अफिलिएट करेंगे। इंटरनेशनल अफिलिएशन एक्रेडिटेशन तो काफी हद तक हुआ है। वेरी सून हम सुनेंगे कि पाकिस्तान में भी नर्स प्रैक्टिशनर्स का रोल है। अगर आप इंटरनेशनली इसकी मार्केट देखें, इंटरनेशनली आप देखें नर्स प्रैक्टिशनर्स के रोल को, तो बहुत एक्सपेंडेड है। कुछ स्पेशलिटी फील्ड सलीमा ने डिस्क्राइब की हैं। इसके अलावा लैक्टेशन नर्सेज हैं हमारे पास जो इंडिपेंडेंट अपने क्लिनिक्स करते हैं। दे आर ऑन देयर ओन, अपनी खुद क्लिनिक्स रन करते हैं, पेशेंट्स अपने खुद देखते हैं। सो बहुत इंडिपेंडेंट रोल है। एक परसेप्शन था कुछ अर्सा पहले नर्सेज को लेकर के दे आर डिपेंडेंट, दे आर सबऑर्डिनेट फिजिशियंस टू द डॉक्टर्स, लेकिन with the time it has changed. तो अब जो है वो नर्सेज इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, they got license to practice। और एक और इम्पोर्टेंट चीज सलीमा ने हाईलाइट कराई कि आप उसी विसिनिटी के अंदर, उसी एरिया के अंदर, उसी कंट्री के अंदर काम कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास लाइसेंस हो। तो अभी पाकिस्तान में क्योंकि इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली इट इज अवेलेबल। तो वो लोग जो इसी फील्ड के अंदर अपना कैरियर परस्यू करेंगे, they should know that there are way forwards, or the field will not stop after you have done your bachelor's. So it will you will keep on growing in the field. So just a follow-up question here. Generally जिस तरह से जो भी फील्ड मेडिसिन की चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, नर्स बनना हो, ऐसे एक फीलिंग आती है एंड जनरल परसेप्शन ये कि it takes a lot of time, right? For women, I don't know आजकल के ज़माने में if the time is on their side or not, right after graduations, काफ़ी responsibilities और भी आ सकती हैं। So if you can tell our audience, let's say आपने मैट्रिक किया हुआ है तो ग्रेड 10 तक, या A levels किया हुआ है तो 11 years, उसके बाद to become a registered nurse or not just specialization, कितने साल लग जाते हैं? What's the path? इस तरह से है कि अगर आपको सिर्फ बेसिक रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो उसके लिए आपकी जो प्री रिक्विजिट्स है उसमें आपकी मैट्रिकुलेशन और एफएससी कंप्लीट होना चाहिए bare minimum। बहुत सारे जस्ट हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं तो मैं अपनी बात आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल ऑफ नर्सिंग और कॉलेज इस वक्त पाकिस्तान में है जो कि आपको शायद मैट्रिक के बेसिस पर भी डिप्लोमा में एनरोल कर लेंगे, व्हिच इज फॉर देयर मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड थिंग्स। लेकिन जो भी लोग सुनने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाते हैं तो बिगिन में
तो उसमें एफएससी की रिक्वायरमेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से रखी है, जिसकी वजह ये है कि एज सून एज यू कंप्लीट योर डिप्लोमा और आप बैचलर्स की डिग्री के ऊपर मूव ऑन करते हैं, आपको जरूर अपना एफएससी का सर्टिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड होगा। तो टाइम इसलिए लोगों को ज्यादा लग जाता है अपना डिग्री कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो पहले से प्री रिक्विजिट्स अपने कंप्लीट करके नहीं रखते। जब बैचलर्स में एनरोल होने के लिए जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आप एफएससी का नहीं है या एफएससी प्री मेडिकल में नहीं है फॉर एग्जांपल। तो ये कुछ तरह के इश्यूज हैं जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है, ईयर्स वेस्ट होते हैं, क्योंकि एडमिशन साइकिल कहीं भी वंस इन अ ईयर अनाउंस होता है। तो अगर आप वो एडमिशन साइकिल किसी भी कर देते हैं तो आपको पूरा एक ईयर वेस्ट करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ इट गेट्स डिलेड। तो जो भी लोग परस्यू करना चाहते हैं अपना कैरियर नर्सिंग के अंदर, तो आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करनी है, फिर आपको अपना एफएससी कंप्लीट करना है। एफएससी के रिजल्ट्स हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है जिस तरह का, उसमें एफएससी पार्ट 2 के रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए होते हैं, लेकिन हमारे जो एडमिशन नर्सिंग एडमिशन साइकिल है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बिगिन हो जाता है। तो उसमें होता यह है कि आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप इनरोल कर सकते हैं, एप्टीट्यूड अपना दे सकते हैं किसी भी नर्सिंग स्कूल में, एंड देन यू कैन वेट फॉर योर रिजल्ट्स। सो जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी हमारे एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे वेरीफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग है जितने भी, वहां पर सब जगह पे यही फॉलो होता है कि वो आपका जब एफएससी पार्ट 2 का मार्कशीट आपका सर्टिफिकेट रिलीज हो जाता है, उसके बाद वो आपका एडमिशन कंफर्म करते हैं। सो आप तब तक एप्टीट्यूड दे सकते हैं एंड यू कैन बी इन द वेटिंग लिस्ट जब तक आपके रिजल्ट्स आउट हो। Nausheen, can I request you, if you do have a mic and a hands-free, you might want to put it on. कुछ chat पे I can see 5 or 6 people saying आवाज clear नहीं आ रही. It could be the laptop का mic. So I'll just repeat the same question to you, Salima, and if you can elaborate a bit more. Yes. How long does it take? एक तो ये बता दें, does it take 6 years? Does it take 10 years? And then what is the exact path? आपने यानी कि FSC, I believe, is your intermediate, right? So ठीक है, intermediate everybody knows about it, and it is the equivalent for A levels as well. तो अब आप बताइए कि इसके बाद कितने साल लगते हैं और what are the exact degrees and titles required? अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज इसके अंदर अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इंटरमीडिएट के बाद, ठीक है, आपके पास जो है वो अगर तो डिप्लोमा का पाथ है या BScN का पाथ है। अगर आपके पास डिप्लोमा का पाथ है, जो कि अब 2024 के अंदर जो PNC है वो ऑलमोस्ट जो है वो लास्ट बैच अलाउ करेगा, एंड देन फिर इसके बाद डिप्लोमा भी नहीं होगा, लाइक पोस्ट RN, ठीक है। सो बेसिकली जो भी डिप्लोमा नहीं होगा, क्या मतलब है? सॉरी, I'll tell you, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो डिप्लोमा आपके पास जो है वो एक ऐसा वो है कि डिप्लोमा करने के बाद, ठीक है, डिप्लोमा होता है 3 साल का, ठीक है, और एक होता है BScN जो कि होता है बैचलर्स, जिसको हम जेनेरिक नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं, जो होता है 4 इयर्स का। तो बेसिकली ये होता है कि ज्यादा टाइम बहुत सारे लोगों को इस वजह से लगता है, जो कि बहुत जेनरिकली आपने बहुत ज्यादा यूजुअली देखा होगा कि उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसका रीजन ये है नर्सिंग के अंदर आगे बढ़ने में, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा 3 साल का किया, उसके बाद आप पोस्ट RN, यानी क्योंकि अब आपके पास डायरेक्ट बैचलर्स तो है नहीं डिग्री, बट यू नीड अ बैचलर्स डिग्री ना टू मूव ऑन टू डू द मास्टर्स, टू डू द PhD। आपको बैचलर डिग्री तो चाहिए, क्योंकि दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन के लिए। सो उस बैचलर डिग्री के लिए क्या स्ट्राइव करना पड़ता है कि आप डिप्लोमा 3 साल का कर लिया, अब आपको पोस्ट RN, दिस इज कॉल्ड पोस्ट RN, ठीक है। पोस्ट RN का मतलब है कि पोस्ट RN डिप्लोमा, पोस्ट RN बैचलर्स, ठीक है, बैचलर्स इन नर्सिंग। तो इसका मतलब है कि पोस्ट RN बैचलर्स इन नर्सिंग फिर अब वो 4 साल का नहीं होगा, वो 2 साल के ऊपर मुश्तमिल होगा। बट द पॉइंट इज कि बाकी आपके 2 साल कहाँ वेस्ट हो जाते, तो ये 3 साल, फिर इसके बाद 2 साल जो आपने पोस्ट RN BScN करना है, फिर इसके बाद बीच के 2 इयर्स मोर, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जब आपको पोस्ट RN BScN के अंदर एंट्री देते हैं तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आपके पास साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आपके पास 5-6 साल तो यही निकल गए। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता BScN के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, वर्ल्ड वाइड तो वैसे भी था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड अब डिप्लोमा नहीं चलता, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड तो वैसे भी था, लेकिन अब यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर आस्ते आस्ते जो है वो डिप्लोमा बंद होकर ज्यादातर BScN ऑन हो रहे हैं। और BScN ऑन होने के साथ साथ अब क्योंकि वो पिछले वाले जितने भी डिप्लोमा के थे, क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी थी सो दैट दे कैन डू द पोस्ट RN BScN और वो बैचलर्स का पार्ट बन जाए और वो फिर उस वर्क फोर्स में एंटर हो जाए, तो पोस्ट RN जो है वो रखा हुआ था PNC ने। अब आस्ते आस्ते वो पोस्ट RN भी खत्म होने वाला है। सो द पॉइंट इज के
वो जो टाइम पीरियड है वो मेरे ख्याल में अब जो न्यू आने वाली नर्सेस है वो ऑलरेडी लकी हैं. द रीजन इज कि वो उनको वो फिर वो डिप्लोमा और फिर वो फिर 2 साल का वेट करना एक्सपीरियंस का, फिर पोस्ट आरएन में जाना, तो वो सब चीजें, फिर इसके बाद पोस्ट एक्सपीरियंस, पोस्ट बैचलर्स का एक्सपीरियंस वो करना, गेन करना, और फिर मास्टर्स में जाना, ये सारी जो इनकी जद्दोजहद है वो बच जाएगी. सो द पॉइंट इज कि बैचलर्स गिव्स यू कि बैचलर्स का आपने 4 years किए, नाउ यू हैव 1 या 2 years का, 5 years का, 10 साल का, इट डिपेंड्स ऑन अ नर्स, ठीक है, ऑन एन इंडिविजुअल, कि वो कितने टाइम का एक्सपीरियंस उठाती है. सही है. सो द पॉइंट इज कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों की डिमांड है, दोनों की वैल्यू है. सो यू कैन नॉट से कि आप सिर्फ एजुकेशन ले लें, ठीक है, एंड देन यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, आई रियली अंडरस्टैंड के ज्यादातर लोग, अच्छा सिर्फ वुमेन नंबर 1 के अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें सिर्फ वुमेन की बात नहीं करनी चाहिए. द रीजन इज देयर आर सो मेनी मेल नर्सेस, ठीक है, नाउअडेज अ लॉट ऑफ मेल नर्सेस देयर. Not so many. I think, let's say There maybe are. 10%. Is it? 10, I don't 20%? know actually the person. Maybe Nausheen can highlight it, but there are nowadays entering like many people in the force. Oh, Nausheen, do you know the really? percentage? बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी राय इमरान, बहुत ज्यादा नहीं है. Yes. लेकिन इसका क्योंकि कोविड के बाद से बहुत ज्यादा डिमांड में है प्रोफेशन हमारा, so Exactly. a lot of people are seeking it. Are pursuing, yes. Of course. So- And I think because nursing का जो profession है, it's directly, equivalent with care and empathy and, all of these words जो लोग शायद men के साथ associate नहीं करते. वो एक होता है ना कि एक nurturing, caring, और बस मैंने तो, I mean, I can, obviously मैंने देखा तो बहुत है, और especially in the Middle East, but it's not understood well. And shayad agar to nurses, female nurses can also probably take care of male patients anywhere in the world, but not vice versa. Yes. So basically you are very right. And the point is कि nurses के ऊपर, जैसे अभी आपने जो पहले बात कही थी कि females के ऊपर बहुत सारी responsibilities होती हैं हमारे culturally, ठीक है, they have to उनकी शादी हो जाती है, जैसी बात है, ग्रेजुएट करेंगी, ग्रेजुएट के बाद फिर पेरेंट्स जो है वो शादी के लिए देखते हैं, शादी जब हो जाती है तो इसके बाद फिर जो है वो उसको अपने बच्चों को रेस करना होता है, ठीक है, जो कि अगेन हमारे कल्चर के अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फीमेल्स के ऊपर होती है. तो yes, but the point is कि life doesn't limit you. You have a big life. Say, so when you have a big life, the only thing is that you should have is the ambition in mind. आपके पास एक डेस्टिनेशन होनी चाहिए, आपके पास एम्बिशन होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ रीच करना है. आप अगर कैरियर ओरिएंटेड हैं, आज हम भी like we would not give our example, everybody is different, but the point is कि आज हम भी अगर एक कैरियर लेवल पर हैं तो it took time, more than 15 years altogether more than 15 years. So since we have started the profession, like if I talk about myself, so the point is that it will take time, but the point is that then you will see yourself standing somewhere. And still, I cannot say that I am, my career is finished and I am on a certain position. No, I have a lot to go. I have to do my advanced studies. I have to, grow more in my career. So it will take time. So the point is that the things take time. ठीक है, आपका 4 साल का बैचलर्स हो गया, इसके बाद फिर आपके ऊपर है कि आपने कितना एक्सपीरियंस लेना है. समटाइम्स जो है वो एक्सपीरियंस आपका, अगर आपने जो फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर जाना है, जैसे अगर ऑन्कोलॉजी है, राइट नाउ आई एम इन ऑन्कोलॉजी सेटअप, सही है. सो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी उसमें जाना है पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप पर्टिकुलर उसका एक्सपीरियंस ले, ठीक है, कुछ आपको जेनरिक एक्सपीरियंस चाहिए था, देन यू हैव द पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, एंड देन फिर उसके अंदर आप एक्सपीरियंस 2 साल का, ऑफ कोर्स किसी के पास अगर है और किसी के पास 4 साल का है तो फिर मैटर करता है, डिफरेंट है, सही है. तो अगेन फिर इसके बाद आप मास्टर्स करते हो, मास्टर्स यूजुअली 2 years का होता है, तो ये फिर आपके पास ईयर्स आ गए. फिर इसके बाद यू हैव अ चांस कि अगेन कि मास्टर्स के बाद, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन लेना भी आपकी उन चीजों में ऐड नहीं करता, यू ऑल्सो नीड अ काइंड ऑफ बीच में कुछ एक्सपीरियंस, ताकि आप उस चीज को यूटिलाइज करके यू अंडरस्टैंड कि यार जो एजुकेशन आपने ली है, जो डिग्री आपने ली है, उसको यूटिलाइज कहाँ पर करना है, एंड देन इट हेल्प्स यू आउट टू टेक अनदर डिग्री एंड अनदर स्टेप. सो दिस इज मतलब लाइक समथिंग हर किसी के लिए वो फिक्स्ड टाइम आई डोंट थिंक सो कि वो होगा, बट द पॉइंट इज कि यूजुअली स्टडीज में इतना टाइम लगता है, एंड देन यू कैन परस्यू पीएचडी इज अ 4 years मिनिमम रिक्वायरमेंट. So this is how, and then अब आपके पास लिमिटेशन नहीं, अब आपके पास पोस्ट डॉक्टरल फेलोज होते हैं, so it's a lot. So continuous studying, basically what I see is, I think किसी ज़माने में, I mean, it's a definitely a hot profession. It's a profession where every woman would like to go. मतलब एक तो एक जो क्लीशे या कह लें कि एसोसिएटेड है कि
Definitely, for women, it's important to study. In Pakistan, we are seeing a rise on this, right? We are seeing that women want to study, and they're going in every profession. Like nursing probably is the oldest profession. Or so, Nausheen, I'll come to you with this question. So, as Salima explained, 4 years of bachelor's, another maybe 4 years of master's. 2 years. All right, 2 years. So this is 6 years, and then it's up to you, right? As a woman, how easy or how difficult it is in the circumstances of the role of women in Pakistan, as a mother, as a wife, as a person who actually runs the house, as a homemaker. कितना easy है, कितना difficult है ये पढ़ाई complete करना, जॉब करना, और या कुछ नर्सेस तो शायद घर में ही बस नर्सेस होती हैं, मतलब फैमिली में किसी को मालूम होता है कि ये नर्स है या फिर वो फैमिली में जरूरत पड़ती है, बट टू एक्चुअली वर्क इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स, हाउ इज इट, हाउ इज द लाइफ ऑफ अ नर्स इन पाकिस्तान? Nausheen, this is for you. Is she able to hear us? Nausheen, are you able to hear us? Okay, I think Salima, you can maybe continue this conversation. Okay, sure. So basically, yes, it is difficult. मगर चाहे कोई भी profession हो, फीमेल के लिए हमेशा challenges होते हैं, because आपने जो भी reasons बताए, ठीक है, तो वो females के लिए हमेशा stand करेंगे, चाहे वो nursing profession है, चाहे वो कोई और profession है. So, are we here together? Yeah, okay. Yeah, go ahead. Yeah. So चाहे कोई भी profession है, so challenges तो होंगे, but the point is कि एक आपकी अपनी motivation और फैमिली का सपोर्ट. सो आई वुड से कि फैमिली या जो हस्बैंड है, जो आपकी अपनी फैमिली है, चाहे वो मैटरनल फैमिली है, चाहे वो इन लॉज हैं, उनका सपोर्ट बड़ा मैटर करता है. और अगर आपके फैमिली का सपोर्ट हो और आप अगर आपकी अपनी मोटिवेशंस भी हो, सो आई थिंक मोर, मतलब लाइक यू नो, सूनर और लेटर यू वुड बी एबल टू डू दैट. सो आपकी अपनी ड्राइव होनी चाहिए, इंटरनल ड्राइव होनी चाहिए कि आपने वो चीज अचीव करनी है. सो अगर आपके दिमाग में अगर एम्बिशन है और आपके पास, ऑफ कोर्स हर किसी के पास सपोर्ट नहीं होता, बट द पॉइंट इज कि व्हेनेवर यू गेट द सपोर्ट, जस्ट यू नो टेक एन अपॉर्चुनिटी. तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें एंड जस्ट लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज एंड यू नो डू दैट. So of course it is difficult, but the point is that nothing is impossible. Right. So Nausheen, are you with us now? Yeah. Sorry, you had dropped off. Yeah, same question for you. If you want me to repeat the question, let me know. No, it's fine. So होता ये है कि जब फैमिली में कोई भी एक नर्सिंग कर रहा होता है ना, तो बाकी भी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, वो साथ में नर्सिंग कर रहे होते हैं. So it is like that. तो ऐसा नहीं कि आज मैंने सोच लिया कि मुझे नर्सिंग करनी है या मुझे नर्स बनना है तो मैं इंडिविजुअली ये पूरा कैरियर और ये पूरा फ्लो कंप्लीट कर लूंगी. फैमिली का सपोर्ट, सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन इज सर्विसेज का हमारा प्रोफेशन है और वो 24/7 का प्रोफेशन है. तो अगर आप एक दफा नर्स बन जाते हैं तो आप हॉस्पिटल के बाहर निकल गए तो आपकी नर्सिंग खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है. मुझे खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत दफा याद है कि हम शॉपिंग पे गए हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में हैं एंड देयर इज द कैजुअलिटी यू सी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो फौरन से आपको फीलिंग आता है कि यार आई शुड अटेंड टू इट. और कहीं भी आप हो, आपका जो प्रोफेशन है आपको हर दफा जो ना वो आपको मोटिवेट करेगा टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प पीपल. जो भी डिफिकल्टी में है उनको आप किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं. तो कभी भी मुझे नहीं याद है कि मैंने किसी भी कैजुअलिटी को देखा हो किसी पब्लिक प्लेस पर भी, तो आई हैव यू नो जस्ट वॉक पास. हर वक्त जो है ना वो आपको ये फीलिंग रहती है कि एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी फैमिली को आप सपोर्ट करें, कम्युनिटी को आप सपोर्ट करें. आप कहीं भी हैं एज अ नर्स, जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको हेल्प या सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए. तो कमिंग बैक, फैमिली का सपोर्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स भी डिफरेंट होते हैं. वी डोंट वर्क इन यूजुअल वर्क आवर्स लाइक 9 to 5 हम नहीं करते हैं, या हम 8 to 5, 8 to 4 नहीं करते हैं. हम शिफ्ट्स में रोटेट करते हैं. कभी कभी हमारी फैमिली की कोई और प्रायोरिटीज होती हैं. बहुत दफा हम डिलेमा में होते हैं कि व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी इन दिस टाइम. तो कभी हम
फिर उसको गेज करना, जब आप टाइम देते हैं एक प्रोफेशन के अंदर तो आपको गेज करना इजी होता है कि इस वक्त मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इस वक्त वक्त की क्या जरूरत है. सो इट कम्स विद द टाइम. So, if I were to ask you top 3 challenges, यानी कि मेरे भी खानदान में कुछ नर्सेज हैं एंड आई कीप हियरिंग द शिफ्ट टाइमिंग्स. एक तो टाइमिंग्स का बड़ा शायद मसला होता है क्योंकि शिफ्ट्स ऑब्वियसली a hospital is a 24/7. So if I were to ask you 3 top challenges of a nurse, what would you tell us? So सबसे पहला चैलेंज जो हर नर्स अपनी कैरियर लाइफ में फील करेंगे वो वर्क लाइफ बैलेंस है. बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप अपना वर्क और वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें. फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं. अगर आप मदर हैं, आप डॉटर हैं, आप वाइफ हैं, आप हस्बैंड हैं, आप किसी भी तरह से अपना जो सोशल रोल प्ले कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उस हवाले से भी. सिमिलरली हमारा जो प्रोफेशन है वो इटसेल्फ बहुत प्रेशराइजिंग है इन टर्म्स के हम जो है ना वो जिंदगी मौत से किसी की लाइफ जो है ना वो हमारे हाथों में होती है. तो इन दैट टर्म्स हमारा प्रोफेशन इटसेल्फ बहुत प्रेशराइजिंग है. बहुत जिम्मेदारियां हमारे पर होती हैं. जैसे ही हम जिसके अंदर एंटर होते हैं, फील्ड के अंदर एंटर होते हैं, जिम्मेदारियां उसी वक्त से जो ना वो अटैच ना हमारे साथ शुरू हो जाती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं. तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप अपना वर्क लाइफ कैसे मेंटेन करें. सो एक तो ये है. दूसरा ये है कि सिमिलरली जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा होता है, यू स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है. आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका कुछ ना कहीं इफेक्ट आता है. टाइम मैनेजमेंट भी एक इशू रहता है इसी हवाले से. सो ये टॉप 3 प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादातर नर्सेस को फेस करना पड़ते हैं. और ये आप दुनिया में कहीं भी काम करें एज अ नर्स, आपको ये चैलेंजेस, ये बेसिक 3 चैलेंजेस, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस, आपको कहीं भी देखने को ये एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा. तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप न्यू होते हैं फील्ड के अंदर शायद तब आपको ये सारे चैलेंजेस वाकई चैलेंजेस लगे. लेकिन एक टाइम जब आपने फील्ड को दिया होगा और कुछ टाइम आप इसमें निकालेंगे तब आपको ये चैलेंजेस उतने बरीसम नहीं लगेंगे. फिर आपको ये लगेगा, फिर आपको यही फीलिंग होगी कि ये पार्ट एंड पार्सल है हमारे प्रोफेशन का. क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए तो फिर शायद ये सारे चैलेंजेस उतने मैटर ना करें. फिर आपको आपका गोल पता होगा और आपको अपना एम पता होगा कि मैं किस वजह से इस प्रोफेशन के अंदर हूँ और इस वक्त मेरी क्या जरूरत है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो वक्त के साथ आपको डील करना आएंगे. लेकिन यूजुअली होता ये है कि जैसे ही लोग प्रोफेशन के अंदर एंटर होते हैं और इन सब चीजों का इनकाउंटर करते हैं तो उसी वक्त से वो डीमोटिवेट होना, बहुत इजीली डीमोटिवेट हो जाते हैं और बैकअप करने के लिए सोचते हैं कि नाउ दिस इज इट, इससे ज्यादा बियॉन्ड हम जा नहीं सकते. तो गिव योरसेल्फ सम टाइम. आप किसी भी न्यू प्रोफेशन में, किसी भी न्यू जगह पर इनफैक्ट जाएंगे तो आपको एडजस्टमेंट का फेज तो होगा. सो गिव योरसेल्फ सम टाइम. इट विल गो अवे, इट विल इवेंचुअली गो अवे. Right. So, Salima, I think similar question for you. If you were to tell us the top challenges maybe you faced or जो आप देखती हो अपने profession में, and also how do you overcome them? Okay, so when you threw the question, so what came in my mind was 3 words: work, health, and emotion. So work, that is कि जो आपकी रूटीन है वो टफ है. आपके पास शिफ्ट आवर्स हैं और मैंने एक ही साल जो है वो शिफ्ट के अंदर काम किया है, जस्ट 1 year. सो मैंने सिर्फ एक ही साल काम किया है, बट उस साल में भी मेरे लिए जितना चैलेंजिंग हुआ है दैट आई नो एंड माय पेरेंट्स नो कि कितना ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था कि लाइक I cannot tell कि जब मैं थकी हुई आती थी तो क्या हालत होती थी. And then the family second support is important, right? 100% फैमिली का सपोर्ट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है. और आई वाज लकी इन अ सेंस कि मैंने जब अपना वो 1 year कंप्लीट किया तो मैं बेसिकली अपने पेरेंट्स के घर पर थी. So no doubt I have 100% support right now as well from my in-laws. But the point is कि मेरी कैरियर जो वो है पाथ है वो अब इस वक्त थोड़ा सा
चेंज हुआ हुआ है या एडवांस हुआ हुआ है, सो आई एम नॉट वर्किंग इन अ शिफ्ट, सो एक अलग किस्म का सपोर्ट है, जैसे मेरे बच्चे को संभालना और ये सारी चीजों का। बट द पॉइंट इज के उस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा जो बिल्कुल इनिशियली जो फेज था वो मैंने अपने पेरेंट्स के घर पर जो है वो गुजारा था। सो उस वक्त जो है मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा था मेरे लिए, वरना शायद मैं वो शिफ्ट आवर्स भी ना कर पाती। सेकेंड व्हाट आई फेस्ड वाज द हेल्थ। सो बेसिकली हेल्थ मैंने क्यों कहा है, उसका रीजन ये है, हर कोई उस चीज को नहीं फेस करेगा ऑफ कोर्स, बट उसका रीजन ये है कि दिस इज समथिंग फिजिकली डिमांडिंग एज वेल, जॉब एज वेल। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी जॉब नहीं है जो आपसे सिर्फ वक्त मांगती है, ये आपसे आपका दिमाग मांगती है, ये आपसे आपका वक्त मांगती है, ये आपसे आपके इमोशंस मांगती है, ये आपसे आपकी हेल्थ मांगती है। सो बेसिकली ये बड़ी फिजिकल डिमांडिंग जॉब है। बाकायदा जो है वो इफ यू हैव टू लिफ्ट द पेशेंट, सो यू हैव टू, क्योंकि अगर आप अवेलेबल हो, आपके पास सपोर्ट अवेलेबल होगा, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू, क्योंकि वो पेशेंट को फिर कौन, अगर बेड बाउंड पेशेंट है, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? सो you as a nurse have to contribute in that thing. So many people many तो मैं नहीं कहूंगी, but few people उसको फेस करते हैं उस हेल्थ इशू को, जैसे फॉर एग्जांपल I experienced as well. So this was one of the again the second challenge for me. Third challenge, मगर again जिस तरह से नौशीन ने बोला, by the time आप जैसे जैसे मैच्योर होते हो, जैसे जैसे आप फिजिकली भी मैच्योर होते हो, मेंटली मैच्योर होते हो, you try to learn and you try to adapt with these things, so with these challenges. And third thing was कि जिसके अंदर but इससे घबराना नहीं है, मैं न्यू नर्सेस को या जो न्यू है उनको कहूंगी, उसका रीजन ये है कि दिस इज नॉट समथिंग कि जिसको करने होने के बाद मतलब आप पीछे हट जाओगे, आप कहो कि यार बैलेंस नहीं हो रहा, या आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। देयर आर सो मेनी वेज टू अकोमोडेट दैट एज वेल, कि जैसे आपका एरिया चेंज हो जाता है, हमेशा वो चीजें आपको नहीं मिलती, बट द पॉइंट इज कि समटाइम्स इस तरह से होता है कि यू कैन चेंज योर एरिया, यू कैन चेंज योर स्पेशलिटी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको फिर वहां पर वो नेविगेट करने में हेल्प करती है। तो बेसिक एजुकेशन आप ले लें, एंड देन इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट प्रोफेशन, ठीक है, तो आप बेसिक एजुकेशन ले लें। बेसिक एजुकेशन करने के बाद फिर आपका काम है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस भी होते हैं हमारे पास, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट नर्सेस भी होते हैं। सो यू हैव अ टास्क, और एंड आई एम माई सेल्फ इज द पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट नर्स, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो मुझे वहां पर लेके गया। तो द पॉइंट इज के वहां पर आपके पास इस तरह की डिमांड्स नहीं है, सो यू कैन गो एनीवेयर, सो इट डजंट स्टॉप यू टू बी अ नर्स basically. And the third thing I said was the emotion. So basically अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ आपकी इमोशन आपके लिए इस तरह से मैटर करता है कि यहाँ पर आपकी सिर्फ इंटेलिजेंस, हम कहते हैं ना IQ, सो आपके पास सिर्फ IQ काम नहीं आता, आपको EQ भी चाहिए होता है। सो यू नीड द इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल। एंड नाउअडेज तो वैसे हर प्रोफेशन में हमें पता है कि यार यू नीड द EQ, बट द पॉइंट इज कि इन नर्सिंग आप इतना ओवरवेल्म कभी कभार फील करते हो, कंपैशन फटीग हो जाता है। आजकल एक बड़ी टर्म जो है वो है कि कंपैशन फटीग हो जाता है, मतलब ख्याल दूसरों का रखते 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 वो एम्पैथी लूज कर जाते हो आप। उसके बाद उसके अंदर आपके अंदर वो एम्पैथी या वो एलिमेंट, वो लेवल नहीं होता कि आप किसी की टेक केयर कर पाओ। सो आप इतना मतलब लाइक ओवरवेल्म हो जाते हो, यू गेट ओवरवेल्म, देन यू नीड अ ब्रेक। So ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, but the point is that you need a break. You have some, kind of strategies to solve this situation, and then you can seek the help, and then you can, go again, join again the things that you are working. So ये again बहुत बड़ा challenge है जो कि face करते हैं nurses. So I think burnout is even real in the nursing फील्ड। हम यही कहते थे कि हमारे पाकिस्तान में जो बैंकर्स हैं दे फेस बर्नआउट। आई थिंक व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, इफ यू स्पेशलिस्ट्स अलाउ मी, कि साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए नर्सेस को, बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है साइकोलॉजिकली व्हेन द पेशेंट्स कम टू द हॉस्पिटल, वो बिल्कुल ही यानी कि एक अपने आप को सबमिट कर देते हैं। इवन इफ यू हैव अ वेरी अडल्ट एंड अ वेरी हेल्थी इंडिविजुअल, हॉस्पिटल के बेड पर आके वो ऐसा फील करता है कि बस अब मेरे पास तो बस एक ही है, वो नर्स है, और उसके पास एक बटन होता है लाल वाला, वो दबाता रहता है दबाती रहती है, एंड दे एक्सपेक्ट द नर्स टू डू एवरीथिंग प्रीटी मच। अनफॉर्चुनेटली ये मैंने नोटिस भी किया है अपनी फैमिली में भी, इन द वाइडर, ऑब्वियसली यू ऑलवेज हैव एन अटेंडेंट, लेकिन जनरली अटेंडेंट भी यही करता है कि बस ये कुछ हो गया है, ड्रिप स्लो हो गई, कुछ भी हो गया, छोटी सी चीज आगे पीछे, यू कॉल द नर्स। एंड आई थिंक यू गाइस हैव अ वंडरफुल एंड मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, क्योंकि साइकोलॉजी से भी आप लोगों को पेशेंट्स को करना है। दे माइट नॉट बी दैट सिक जितने वो इस वक्त
हॉस्पिटल बेड पे नजर आ रहे हैं, दे माइट बी एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स विच जो सोचते हैं कि मैं अब कर ही नहीं सकता. यू गॉट टू ऑल्सो talk to them and be their psychologist sometimes also. Absolutely right. Compassion fatigue की आपने बात की कि इंसान इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे देकर अपनी ही एनर्जी खत्म हो जाती है. You got to rebuild that. So I think most important for nurses is that they need to build on their own as well. You can't feed from an empty cup, right? So you need to keep filling yourself as well with all this positive energy. So I'll take this conversation a bit towards the academics. हमें कुछ सवालात भी आ रहे हैं. एक तो ये कि universities, Nausheen, if you can tell us the names of the universities, top university, maybe 3 or 4, I'm sure ज़्यादा होंगी, and how can you get into them? What is the some percentage required? कोई test की preparation की ज़रूरत होती है इसके लिए? If you can elaborate a bit on that. तो इस पर जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए बिगनर आपको ये पिक्चर करना होगा कि जो भी इंस्टीट्यूशन आप देख रहे हैं वो एफिलिएटेड है या नहीं. PNC से, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से उसकी एफिलिएशन होना बहुत जरूरी है. तो मैं बता इसलिए रही हूँ दोबारा से क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग स्कूल, कॉलेजेस पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं जो एफिलिएटेड नहीं है. सो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आप किस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सिंस वी आर द ग्रेजुएट्स ऑफ द स्कूल, तो हम सबसे पहले किसी भी अगर स्कूल को नॉमिनेट करना हो तो हम ऑब्वियसली आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी को हम नोटिफाई करवाएंगे. सो हमने वहीं से पढ़ाई की है और हम जानते हैं कि इट इज टॉप नॉच नर्सिंग स्कूल. सो एक ये है. और दूसरा जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल है, वहाँ पर स्कूल ऑफ नर्सिंग है, उसको परस्यू कर सकते हैं. लियाकत नेशनल हैज देयर ओन स्कूल ऑफ नर्सिंग, तो वहाँ से परस्यू कर सकते हैं. डाउ मेडिकल है, वहाँ पर स्कूल ऑफ नर्सिंग है जो बहुत अच्छा है. लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाउ मेडिकल. सो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है. लम्स में भी स्कूल ऑफ नर्सिंग है. सो ये कुछ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से नर्सिंग परस्यू कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं रिकॉल कर रही हूँ तो मुझे पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ भी याद आ रहा है. सो ये सारे स्कूल ऑफ नर्सिंग हैं जो अच्छे रिनाउंड हैं, जो अफिलिएटेड हैं, एक्रेडिटेड हैं और जो रिलायबल सोर्सेज हैं अगर आपको डिग्री या अपने नर्सिंग में परस्यू करना है. सो कमिंग टू के क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो सबसे पहले वो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बताएंगे. नर्सिंग का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो बेसिकली आपके मैट्रिक और FSC के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश. सो दीज आर 5 कोर सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर आपको बिल्ड डाउन करना होता है. वो कॉन्सेप्ट जो आपने मैट्रिक में और वो कॉन्सेप्ट जो आपने FSC में इन 5 सब्जेक्ट्स में पढ़े होते हैं वही कॉन्सेप्ट रीइवैल्यूएट होते हैं एप्टीट्यूड के अंदर. सो इट इज दैट इजी. आपको सिर्फ आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है, रीलर्न करना है एग्जाम. सो आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ये सब्जेक्ट्स को रिव्यू कर लेंगे सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पास द एग्जाम. एग्जाम पास करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो इंटरव्यूज का फेज होता है. इंटरव्यूज के फेज में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंटरव्यूज किस तरह से होते हैं और क्या पूछते हैं और हमें क्या तैयारी करनी चाहिए उसके लिए. सो जितने इंटरव्यूज हमने अपने लाइफ में दिए हैं वी हैव हर्ड पीपल, तो उसमें यही है कि इंटरव्यूज में सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें कोई आपसे थियोरेटिकल या आपसे कोई एजुकेशनल या कुछ भी इस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछे जाते हैं. द इंटरव्यू solely revolves around your personality. आपके अपने बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके एस्पिरेशंस के बारे में, इन्हीं चीजों को सराउंड करता है. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योरसेल्फ. यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, नर्सिंग के किसी भी इंटरव्यू में अगर आप बैठ रहे हैं
तो सबसे पहली चीज है कि आपको आपके अपने बारे में पता होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, आप क्यों इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। ये कुछ कॉमन सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। वो पूछेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि अगर आप प्रोफेशन के अंदर आ गए तो आप क्या चैलेंजेस देखते हैं। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो पूछेंगे। सो आपको अपनी पर्सनैलिटी को सामने रखते हुए जो भी आपको लगता है कि इसके अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं वो करना होता है। सो बहुत ईजी है, उसमें कोई आपको केमिस्ट्री कोई सवाल नहीं पूछे, कोई फिजिक्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई इक्विलिब्रियम को बताएं, इसमें कुछ सवालात नहीं होते हैं। इट इज नॉट दैट ग्रॉस, इट इज जस्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड दैट्स इट। अच्छा, तो okay, that's good to hear. So more than 5 top colleges in Pakistan to pursue it, and then you're saying कि interview इतना difficult नहीं होता. I really hope so, because what I've heard, people get really freaked out जब interview की बात आती है. सलीमा, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? Do you have any view on that? Yes, so basically very right. जिस तरह से नौशीन ने इसको हाईलाइट किया है कि इंटरव्यू के अंदर बेसिकली they want to know you as a person. So एक तो इसमें ये चीज है. दूसरा कि I would just suggest कि आप मेकअप ना करें. Don't make up the story. Don't make up yourself. If you are yourself, if you represent as yourself, then you can conquer anything. So the point is कि जब आप मेकअप करने जाते हैं तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि सामने से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी. एक सवाल तो होगा नहीं, इंटरव्यू है, कॉन्वर्सेशन है, तो सामने से कॉन्वर्सेशन आपको मेंटेन भी करनी है. फिर वो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है उसके अंदर फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं. तो बेसिकली वो सामने वाले को ये अंदाजा हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूज पैनल के अंदर मतलब नॉर्मल ऐसे ही तो सिर्फ नहीं बिठाए हुए होते ना लोग, वहां पर ट्रेंड होते हैं, वहां पर वो इस चीज के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं कि दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन किस तरह का जो है वो जवाब दे रहा है, क्या सोच के बोल रहा है, क्या ये तैयारी कर आया है या जो है वो स्पॉन्टेनियसली कह रहा है. सो ये सारी चीजें के अंदर वो एक्सपर्ट होते हैं. सो दे जज यू लाइक इन अ सेकेंड फॉर दिस थिंग. सो बेस्ट इज कि आप प्लान करके जाएं. इट्स नॉट समथिंग कि आप प्रिपेयर ना करके जाएं, आप प्लान ना करके जाएं. आप प्लान करके जाएं, आप प्रिपेयर करके जाएं, बट द पॉइंट इज कि वो इतना फ्लो होना चाहिए आपके अंदर से, आपकी इनसाइट से वो फ्लो हो कि वो आपकी अपनी स्टोरी हो. दिस इज यू योरसेल्फ, दैट्स इट. आपको जो अपना बनाना है, आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, ना उनके लिए ना किसी और के लिए. सो द पॉइंट इज कि जितना आप अपने आप पे रहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछते हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग, अगर आपकी अच्छी है स्किल, सो से कि मेरी अच्छी है स्किल डिसीजन मेकिंग, एंड आप एक या दो अपनी जो है वो एग्जांपल्स लेके जाएं कि भाई फला एक टाइम था कि जिसके अंदर जो है वो मुझे बहुत डिफिकल्ट था कि मैं इसको चूज करूं उसको चूज करूं, एंड आई चूज इट. प्रोफेशन चूज करने में फॉर एग्जांपल मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई. 2-3 प्रोफेशंस मेरे सामने थे, सारे के सारे जो है वो मनी वो थे कि अट्रैक्टिव थे, मगर मैंने जो है वो नर्सिंग को चूज किया. सो दैट वाज अ बिग डिसीजन फॉर मी. सो आई थिंक आई हैव सम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी. बट इफ यू डोंट हैव, it's okay. Just tell them that I don't have such capacity at that level, but the point is that I'm working on it because I think it is very important. बहुत ज्यादा जरूरी है ये स्किल होना किसी भी इंसान के अंदर या किसी भी प्रोफेशनल में. अब क्योंकि मैं प्रोफेशन में एंटर होती जा रही हूँ, उससे पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मगर अब मैं क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रही हूँ तो आई थिंक ये स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ. तो फिर आपके पास काम कर रही हूँ अगर आपने कह दिया, तो फिर सामने वाला कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भाई काम कर रही हूँ तो किस तरह काम कर रही हूँ, तो आपके पास 1-2 एग्जाम्पल्स होनी चाहिए. How are you working on it? So this is how मतलब it flows. So अगर आप खुद अपने आप को सामने रखेंगे और आप अपने आप की, अगेन ये वाली बात कि सेल्फ अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि आपकी मोटिवेशन क्या है. और अभी इस वक्त इस लेवल के ऊपर अभी जिस तरह से हम अगर अभी बात कर रहे हैं, सो ये इतनी थॉट्स या इतनी चीजें प्रोबेबली हमारे वक्त के साथ और हमारे एक्सपीरियंस के साथ आई हैं कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो चीजें हम कह पा रहे हैं. ये चीजें ना वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इतना सब कहेंगे कि भाई नर्स ये काम करती है, नर्स वो काम करती है, नर्स जो है वो ऐसा करती है, इस वजह से मैं नर्सिंग प्रोफेशन में. आप वो चीज बताएं जो इस वक्त आपके साथ है. अगर आपने किसी एक नर्स को या 2 नर्स को भी देखा है काम करते हुए, आप उसको मेंशन करें. अगर आपने किसी को भी नहीं देखा तो यू कैन टेल कि यार दिस इज अ प्रोफेशन के जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त ऑन डिमांड है. सो इट्स ओके.
there is no harm, I believe, ठीक है. And then you can tell कि इसको मैंने डिमांड के साथ साथ मैंने उसकी फिर इंटेग्रिटी, उसकी कुछ चीजें चेक की कि भाई इसके अंदर होता क्या है. एंड देन आई वेंट इनसाइड, तो मुझे पता चला कि अच्छा इसमें ये सब भी होता है. तो आई थिंक इट गिव मी अ क्लू कि भाई मुझे ये शायद प्रोबेबली प्रोफेशन चूज करना चाहिए, क्योंकि वो ऑन डिमांड भी है और उसमें वो चीजें भी हैं कि जो कि मेरे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है, मेरे अंदर कैरिंग का एटीट्यूड है. सो आई थॉट कि ये एक मैच हो रहा है और ऑन डिमांड भी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे हैं कि एवरीबडी वांट्स समथिंग ऑन देयर, मतलब अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या. सो द पॉइंट इज कि हाँ, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये उन प्रोफेशंस में से है कि एवरीबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट द नर्सेस डू, लाइक एवरीबडी नोज व्हाट द टीचर्स डू, व्हाट द ट्रैफिक पुलिस डू, बिकॉज ये सारे फ्रंट लाइनर्स नजर आ रहे हैं आपको, बिकॉज बहुत सारे जो हजारों और प्रोफेशंस हैं उसमें आपको मालूम ही नहीं होता कि ये अंदर ऑन द जॉब कर क्या रहे हैं. मतलब अगर मैं बैंकर्स की बात करूं, अगर मैं जो कि दफातर में काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स, एंड अदर प्रोफेशंस, तो आपको थ्योरी और कॉलेज के बाद पता ही नहीं होता कि एक्चुअली अंदर कर क्या रहे हैं. एंड देन यू नीड टू डू इंटर्नशिप्स, फिर आप जॉब पर जाते हैं, आपको पता चलता है कि ओहो ये प्रोफेशन तो मतलब आई रियली कांट डू इट. I think nurses, teachers and all these frontliners, and especially nurses, everybody knows exactly what they do. और आपने जिस तरह से बताया कि interview is not that difficult, यानी कि you have to be yourself, you have to be confident enough, and you have to just show that you know about this profession. और वो theoretical सवालात नहीं पूछते, physics, chemistry. In fact, एक सवाल भी आया हुआ है कि mathematics क्यों होता है टेस्ट में, जबकि mathematics की जरूरत नहीं पड़ती. जरूरत पड़ती है. Really? Yes, so mathematics basically आपके drug dose calculations most important. नौशीन, सॉरी, आप नौशीन बताइए आप क्या कह रही हैं. ये मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है. सलीमा इज स्माइलिंग, मुझे पता है कि किस वजह से मैथ्स इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप नर्सिंग स्कूल में अंदर आएंगे तो आपकी जो पासिंग ग्रेड है मैथ्स को क्लियर करने का, अगर 10 क्वेश्चन इन द एग्जाम, आपको 10 on 10 लेना होता है. इफ यू गेट 9.5 यू आर फेल्ड, you have failed it. So it is that important. मैथ्स की बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्लियरली आपको मैथ्स सीकर यही करना है कि आपको ड्रग डोज कैलकुलेट करना है. पेशेंट को कोई दवाई देनी है, कोई मेडिकेशन देनी है, तो उसके वेट पे, उसके वेट के हिसाब से कितना डोज बनता है, उसकी एज के हिसाब से कितना डोज बनता है, उसकी डिजीज प्रोसेस के हिसाब से कितना डोज बनता है, वो आपको कैलकुलेट करना होता है. You have to make sure the patient gets the correct dose. So it is that important. Underdose हो या overdose हो, दूसरी पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. So इतनी इम्पोर्टेंस है मैथ्स की, and it is very important. I got that. I think algebra, trigonometry या geometry की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बेसिक मैथ्स तो इतनी आनी चाहिए that और you're absolutely right, क्योंकि आपने जो बात कही ना वो अब मुझे समझ में आ रही है कि 10 में से 10 क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि 1 मिलीलीटर ज्यादा दवाई या 1 मिलीलीटर कम दवाई डोजेज, because all has been mentioned, has to be administered by the nurse. Doctors ये administer नहीं करते, and then later anything goes wrong, I think the first person is to be blamed is the nurse. चाहे कुछ भी पेशेंट के साथ हो, first thing is the nurse. Even मेरे ख्याल डॉक्टर्स बाद में आते हैं. So yeah, thank you for telling me. और कुछ लोग इस तरह से पूछ रहे हैं कि क्या टेस्ट बहुत मुश्किल होता है. टेस्ट में जिस तरह आपने मैथ्स का बताया, it has to be important. और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं अगर टेस्ट प्रिपरेशन की हम बात करें, कि जिसमें आपको यू हैव टू प्रिपेयर. ऐसा नहीं कि आप बस चले जाए कि ठीक है मैंने नर्स बनना है, चले भाई डाउ मेडिकल में AKU में चले जाए. आई थिंक ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्लेसेस टू गेट इनसाइड इज AKU. तो कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस प्रिपरेशन करना और उसको इंश्योर करना कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड. Salima, you can take this, or Nausheen, whatever. So basically, I think कहीं पे भी किसी भी किस्म का टेस्ट हो, किसी भी किस्म का इंटरव्यू हो, किसी भी किस्म का कोई भी आपका ऐसा करियर का स्टेज हो कि जिसके अंदर आपने कोई चीज अटेम्प्ट करनी है, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन है, व्हाटएवर इट इज, आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड.
ये तो आपकी एक की है, एंड दिस इज यू नो शोज योर अकाउंटेबिलिटी एज वेल, कि आप ऐसे ही उठ के नहीं चले जाते कहीं पे भी, यू आर यू नो मेंटली प्रिपेयर्ड एज वेल एज जो भी आपकी इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर्ड, मतलब जो भी आपकी अपनी प्रिपरेशंस हैं उसको आपने करना है. सो मेरा ख्याल है कि प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ ऑफ द केसेस, वेदर दिस इज अ टेस्ट और द यू नो द इंटरव्यू. एंड जिस तरह से नौशीन ने हाईलाइट किया कि आपका जो मैट्रिक का जो कोर्स है, ठीक है, वो बेसिकली आता है. तो अगर आप इंटर पढ़ चुके हैं तो मैट्रिक के यूजुअली जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको प्रीटी मतलब लाइक यू नो कंपैरेटिवली इजियर लगेंगे बहुत हद तक. सो बेसिकली यहाँ पर जो रोल है ना, वो यहाँ पर प्रिपरेशन के अंदर एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत हमारा जो एक्चुअली कल्चर ये बना हुआ है, हर कोई नहीं करता, बट द पॉइंट इज कि हमारा स्टूडेंट्स का या हमारा एजुकेशन का बेसिकली मयार ये है या उसका कल्चर ये है कि वो जो रटाफिकेशन वाला जो सेंस है ना, वो बड़ा इन है. सो द पॉइंट इज कि वो चीज यहाँ पर नहीं चलेगी. आपको कंसेप्चुअल, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अगर आपको वो चीजें याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे आज तक जिंदगी में रट्टा नहीं लगा, बट द पॉइंट इज कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं फिजिक्स के, मैथ्स के, ठीक है, अगर आपकी जो है वो क्योंकि मैथ्स में तो है ही कैलकुलेशंस ना, अगर आपका एक भी जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो दैट मींस कि आपका आंसर नहीं आएगा. सेकंड कि आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इनके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, उनको प्रिपेयर करें. अगर आपको नहीं समझ आता, यू नो यू कैन टेक हेल्प, यू कैन टेक द फैसिलिटेशन एंड देन प्रिपेयर इन दैट वे. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आई वुड से कि देयर इज अ हाई चांस दैट यू वुड क्लियर द टेस्ट. Definitely. So yeah, I think, sorry, if you have experienced some nasty chat, please ignore it. I'm trying to catch that. I don't know, you know, this is some kind of spam in this chat window. If you can ignore it, because we can't even find this participant. Somebody joined and just, you know, went away. Extremely sorry for that. I'll just continue with the sessions. Salima, this is for you. What are the daily responsibilities and duties of a nurse? And then if you could also combine that question with some of the skills and qualities which are required. Okay, so when you talk about daily life of a nurse, कि nurse जाती है पूरा दिन क्या काम करती है, so basically सबसे main चीज, because this is a caring profession, it's caring के अंदर आता है, तो सबसे प्राइमरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नर्स ने करनी होती है वो अपने पेशेंट की केयर है. सो केयर बेसिकली होलिस्टिक केयर होती है. आजकल होलिस्टिक केयर का कॉन्सेप्ट है. होलिस्टिक केयर का मतलब है कि अगेन जिस तरह से आपने बात की थी कि नर्स साइकोलॉजिस्ट भी है, सो द पॉइंट इज कि यस, नर्स ने उसके माइंड को भी देखना है, नर्स ने उसकी स्पिरिट को भी देखना है. अगर उसको स्पिरिचुअली कहीं पर जो है वो किसी यू नो फैसिलिटेशन की नीड है, या उसके कुछ लाइफ इश्यूज हैं जो उसने बिलीव्स के इश्यूज, वैल्यू बिलीफ, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर उसको फैसिलिटेशन किया, उसको केयर किया, उसको हेल्प की जरूरत है, तो वहां पे भी नर्स अपना रोल प्ले करेगी. अगर पेशेंट डिस्ट्रेस्ड है, ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो क्योंकि सिक है अगर कोई पेशेंट, तो बहुत ज्यादा वो उसको, क्योंकि WHO कहता है कि आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ आपकी हेल्थ नहीं है. सो द पॉइंट इज कि जब वो सिक होता है तो उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ, उसकी सोशल लाइफ, सब कुछ वो कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है, सब कुछ जो है वो अफेक्ट हो रही होती है. सो द पॉइंट इज कि आप जो है वो वहां पर होलिस्टिक केयर का मतलब है कि आप उसको हर चीज के अंदर उसको पहले असेस करते हो कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है पेशेंट, और कितनी उसको जो है वो आपकी जरूरत है और किस किस्म की जरूरत है, एंड देन यू आर सपोर्टिंग दैट पेशेंट. सेकेंड चीज जो है वो आता है कि आपकी मेडिकेशंस, ठीक है, मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर नर्स असिस्ट करती है फिजिशियंस को, सो दिस इज अगेन द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि नर्स खुद प्रोसीजर्स परफॉर्म करती है. लाइक फॉर एग्जांपल आईवी कैन्युलेशन है तो नर्स ने खुद करनी है. अगर सेंट्रल लाइंस हैं, ठीक है, तो उसकी केयर नर्स ने करनी है. मतलब जो भी है कि किस तरीके से उसने जो है वो मेडिसिन जानी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो नर्स का रोल होता है. फिर अगेन नर्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, अच्छा, नर्स का जो है वो पेशेंट की हाइजीन में, ठीक है, उसकी ओवरऑल जो है वो हाइजीन केयर के अंदर उसका रोल होता है, ठीक है. फिर इसके बाद जो है वो नर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एडवोकेसी का, कि जिसके अंदर जिस तरह से हमने पहले बात की कि
पहले ऐसा होता था पहले जमाने में कि डॉक्टर ने कुछ ऑर्डर दिया और नर्स ने उसको ब्लाइंडली दे दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि नर्स डॉक्टर के ऑर्डर पे काम कर रही है। बट द पॉइंट इज कि आज ऐसा नहीं है, ठीक है। सो द प्रोफेशन हैज ग्रोन अ लॉट। सो द पॉइंट इज कि आपके पास जो डॉक्टर है, अगर वो आपको ऑर्डर कर रहा है तो नर्स वुड चेक कि क्या वाकई में वो ऑर्डर मेरे पेशेंट के लिए बनता भी है या नहीं बनता। और अगर वो बनता है तो क्या उसका डोज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या उसको वो इस वक्त मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो अगर कहीं पर उसको लगता है कि मेरे पेशेंट के साथ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, सो शी कैन ऑलवेज एडवोकेट। मगर वो एडवोकेसी हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बुनियाद पर आती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, यू वुड नेवर बी एबल टू एडवोकेट फॉर अ पेशेंट किसी के भी सामने। सो आप अपने पेशेंट के लिए आवाज सिर्फ तभी उठा सकते हैं जब आप खुद उस चीज के लिए श्योर हो कि मरीज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो दिस इज द थिंग। और कोलैबोरेटिव, ठीक है, हमेशा जो है वो नर्स जो है वो पूरा दिन कोलैबोरेट कर रही होती, कभी भी वो अकेले इंडिपेंडेंटली नहीं कर रही होती। वो हमेशा हर किसी के साथ, बहुत सारे जो हेल्थ केयर असिस्टेंट्स हैं या नर्सिंग असिस्टेंट्स को हम कहते हैं बहुत सारी जगहों पर, उनके साथ, फार्मासिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, हर किसी के साथ, सर्जन के साथ, वो हर किसी के साथ कोलैबोरेट कर रही होती है। सो ये एक उसका जो है वो ओवरऑल मतलब लाइक एक एक स्ट्रक्चर है कि एक उसके डे का, कि वो अपना दिन जो है वो सुबह से शाम तक कैसे गुजारती है। Right. I think that's a sorry, go on, Salima. Sorry, second question, a follow-up question that you said was the skills that a nurse should have. So I think सबसे पहली स्किल जो उसमें होनी चाहिए, जो कि क्योंकि मैं नर्सिंग लेक्चरर भी हूँ, तो बहुत सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि बहुत डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से हमारे पास लोग आए हुए होते हैं पढ़ने के लिए, पोस्ट लाइसेंशियर, ठीक है, पोस्ट RN BScN जब पढ़ने आते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा नोटिस करती हूँ सबसे मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपके अंदर ऑनेस्टी है। वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में इंपॉर्टेंट है, मगर नर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यू कैन नॉट, मतलब आप उसके बगैर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में पेशेंट की लाइफ है। आपने यहां से यहां जरा सी गड़बड़ की और मरीज की लाइफ चली गई या मरीज डिसेबल हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा ही रिस्की, मतलब एक है ना कि आपके पास बहुत रिस्क है, मगर वो रिस्क तब आप कवर कर सकते हो जब आप ऑनेस्टी के साथ काम करें। अगर आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते, आप किसी से पूछ लें। अगर आपको लगता है आपने ये काम नहीं किया, आप बता दें ताकि दूसरा बंदा वो काम कर ले। बट द पॉइंट इज कि ऑनेस्टी के बगैर ये प्रोफेशन कैन नॉट वर्क एट ऑल। सेकेंड जो आपके पास होना चाहिए वो इंटेग्रिटी। अगेन इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। वो प्रोफेशनलिज्म अभी इस वक्त कहीं पर डेवलप नहीं होता, ठीक है। इस वक्त कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप ग्रेजुएशन में एंटर होने से पहले प्रोफेशनल हो। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आपके अंदर एंटर होती है। तो बाय द टाइम यू टेक द एजुकेशन फ्रॉम द गुड यूनिवर्सिटी, इट हेल्प्स यू टू ग्रो द प्रोफेशनलिज्म इन योरसेल्फ। तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी लें, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना, वो गेन करें, क्योंकि ये एक एक दिन आपका यूनिवर्सिटी का, एक एक दिन, बिलीव मी, वापसी नहीं आता। एक बार आपको मिला है, वो दिन सिर्फ वही दिन है, इसके बाद वो दोबारा वो दिन नहीं आएगा। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आपको फैसिलिटेटर मिला है, तो जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट लर्न ऑल दीज स्किल्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन यू। फिर इसके बाद एम्पैथी। एम्पैथी इज समथिंग कि आप किसी के पैर में अपने किसी के जूते के अंदर अपना पैर रख के यू नोटिस के वो क्या फील कर रहा है। So the point is कि there is a difference between sympathy and empathy. एक तो होती है ना sympathy, चलते फिरते मुझे यार, ओहो इसके साथ ऐसा हो गया, ओहो इसके साथ, this is something different. नर्सिंग के अंदर हमें ये नहीं चाहिए। नर्सिंग में क्या डिमांड है? एम्पैथी की। आप अगर इसकी जगह होते तो आप क्या करते हैं? क्या आप भी इसी तरीके से पेशेंट को जो है वो अगर पेशेंट को जरूरत है हाइजीन केयर की और आप उसको 1 आवर वेट कराते? नो ना, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके साथ या आपके लव्ड वन के साथ ऐसा हो, ठीक है। आप क्या ड्रग कैलकुलेशन को करे बगैर आप कभी उसको दवा दोगे? अगर आप अपने आप को उसकी जगह रखते हो या आप अपने लव्ड वन को उसकी जगह रखते हो, आप कभी नहीं करोगे। सो द पॉइंट इज कि ये एक एम्पैथी, एक ऐसी स्किल या एक ऐसी वैल्यू है, आई वुड से, कि जो एम्पैथी, कंपैशन, ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि नर्सिंग प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, इट्स टाइड अप। सो आप उसको निकाल नहीं सकते। तो ये चीजें जो है वो आपका प्रोफेशन आपको हेल्प करेगा। मतलब दिस इज नॉट समथिंग कि आप अभी सोचें कि मेरे में ये होना चाहिए, अच्छा मेरे में तो ये चीज नहीं है। कुछ हद तक आपकी नेचर के अंदर वैल्यूज होती हैं या जो इनबिल्ट होती हैं, कुछ हद तक नर्चर बिल्ड करता है। सो द पॉइंट इज कि अगर आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप उस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा के आप वो चीजें अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि अगर आपके अंदर विलिंगनेस है। Excellent, and I think you're absolutely right. And मुझे भी ऐसे महसूस होता है that this profession is probably 80% for women, in the sense that being a mother
being a sister, being a wife. Actually, ये तीनों जो प्रोफेशंस हैं, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, वाइफ, मदर, सिस्टर, ये वैसे ही नर्सिंग और केयर के प्रोफेशंस हैं. सो वो नेचुरली फॉर वुमेन आता ही है, नॉट जस्ट के मेन के लिए नहीं है, बट यस. सलीमा, वुड यू लाइक टू, सॉरी नौशीन, वुड यू लाइक टू बिल्ड ऑन दैट in terms of the same question in terms of qualities, लेकिन अगर and build on that for communication skills as well. How important is that for nursing? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. जैसे ही आप फील्ड के अंदर एंटर होते हैं, जैसे आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली स्किल जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट करेगी या आपको एक अच्छा नर्स बनाएगी, वो आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं. जिस तरह सलीमा ने बताया कि आपको सिंपैथेटिक होना पड़ता है, आपको एम्पैथेटिक होना पड़ता है. तो अपनी एम्पैथी टुवर्ड्स अदर पर्सन इसी तरह से शो कर सकते हैं कि आप उनको किस तरह से रिगार्ड करते हैं, आप उनको किस तरह से अप्रोच करते हैं, कितना पोलाइट मैनर में, कितना अंडरस्टैंडिंग उनके लेवल पर जाकर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं. सो कम्युनिकेशन इज द की. जिस तरह से कम्युनिकेशन कहीं और इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से कम्युनिकेशन नर्सिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेशेंट्स आपको डेली जो मिलते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, उनके डिफरेंट वैल्यूज होंगे, डिफरेंट चीजें वो किसी भी चीज को लेकर सोचते होंगे, बैकग्राउंड डिफरेंट होंगे. तो एज ए नर्स आपको बहुत कैलकुलेटेड रहना पड़ता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं कि आप कोई बायस थॉट ना दें, आप कोई जजमेंटल थॉट ना दें, आप कोई ऐसी बात ना करें जो शायद किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए उनको शायद बुरा लगे. तो आपको बहुत कैलकुलेटेड रहना पड़ता है इस टर्म में. तो कम्युनिकेशन की स्किल जो है ना, वो लोग ये भी टाइम के साथ आपको आती है. कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, कहीं पर आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है या एडवोकेट करना पड़ता है पेशेंट की केयर के लिए. तो आपको बहुत अपफ्रंट रहना पड़ता है, लेकिन मेक श्योर करना होता है कि आप जब मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं किसी भी एक मैटर को लेके. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना कम्युनिकेशन या अपनी चीजें उस तरह से सामने रखें कि वो लॉजिकल हो, ट्रू हो. जैसे कि सलीमा ने बोला कि आपको ऑनेस्ट होना होता है एवरी टाइम. तो आप जब अपने कम्युनिकेशन भी करते हैं किसी से भी, रिटन कम्युनिकेशन हो या वर्बल कम्युनिकेशन हो, दोनों चीजों का बहुत स्कोप है नर्सिंग में. तो दोनों ही तरह की कम्युनिकेशन आपको बहुत कैलकुलेटेड और बहुत थॉटफुली करने होते हैं. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Salima. So, towards the end, I'll just, quickly ask you two questions, and then we will end. हमने empathy की भी बात की, communication skills, of course. अब हम एक quick बात करते हैं कि what is and Salima, this question is for you, कि demands for nurses, job prospects and potential career advancement opportunities in nursing. Pakistan का भी बता दें, and if you want to study, I mean, if the women wants to go abroad, उनके लिए क्या prospects हैं? Okay, so I'll try कि मैं respond करूँ पहले broadly, and then फिर हम जो है वो पाकिस्तान के लेवल पर बात करें. क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें लिमिटेड मिलती है, बट दैट डजंट मीन कि हमारा प्रोफेशन लिमिटेड है. सो मेरा ख्याल है कि जो भी प्रोफेशन में आ रहा है उसको ये देखना चाहिए कि ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, एंड देन अगेन ऑफ कोर्स उसको फिर पाकिस्तान का भी आइडिया होना चाहिए. सो इस वक्त जैसे हमने बात की थी शुरू में कि नर्स प्रैक्टिशनर का रोल एक बड़ा ही एडवांस रोल है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, अब एग्जिस्ट कर रहा है, या स्पेशलाइज्ड नर्सेस का जो रोल है. तो दीज आर ऑलरेडी द कैरियर पाथ्स और द कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के जिसके अंदर जो है वो हम जा सकते हैं. सो वी हैव लिस्ट डाउन मैनी ऑफ दीज ना. सो इसके अलावा जो है वो लॉ में, इन्फेक्शन की फील्ड में, एंड देन फिर इसके बाद जो है वो आपके पास पब्लिक हेल्थ की फील्ड में, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ. ठीक है. सो अब पहले जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर आपको नर्सेस नजर आती थी, अब आपको कम्युनिटी में भी नजर आती हैं. सो आपको जो है वो पब्लिक हेल्थ की फील्ड के अंदर आपको नजर आएंगी, जो कि कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स में या प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर आपको नजर आएंगी. एंड देन फिर इसके बाद आपका ऑन्कोलॉजी के सेटअप में, कैंसर के सेटअप के अंदर. ठीक है. फिर इसके बाद आपकी इन्फेक्शन के अंदर बाकी पूरी अपनी सर्टिफिकेशंस अलग से होती हैं, और उसकी एक अपना पाथ और एक अपनी डिमांड है कि इन्फेक्शन के प्रिवेंशनिस्ट और अक्सर जो है वो इन्फेक्शन नर्स, इन सब के जो है वो रोल्स होते हैं. फिर इसके बाद जो है वो आपके पास
हमने बात की थी लैक्टेशन नर्स की। सो लैक्टेशन कंसल्टेंट्स बाकायदा जो है वो सर्टिफिकेशंस करके, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करके हमारे पास, जैसे AKU की अगर हम बात करें तो लैक्टेशन नर्स बाकायदा एज अ कंसल्टेंट जो है वो अपनी खुद की क्लिनिक्स, नर्स लेड क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट आजकल आ रहा है। तो ये भी एक बड़ी एक अट्रैक्शन है या एक एरिया है कि जिसके अंदर आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड कि अगर नर्स आप बन गए तो वंस अ नर्स तो लाइफ टाइम अ बेड साइड नर्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेड साइड नर्स की एक अपनी डिमांड और एक अपना वो है, मगर आपके पास इतने सारे एरियाज हैं मजीद के जिसके अंदर आप जाके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। नर्स एजुकेटर भी है जो न्यू नर्सेस को ट्रेन करती है, फिर नर्स आपके पास टीचर भी है, नर्स आपके पास रिसर्चर भी है। ठीक है, तो आजकल जो है वो रिसर्च बहुत ज्यादा, वैसे तो रिसर्च जो है वो काफी टाइम से बिगिन है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा ये जो है वो प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड होता जा रहा है। सो नर्स एक रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकती है। सो इफ यू आर अ नर्स रिसर्चर तो आप बेडसाइड पे काम नहीं कर रहे, बट आप क्लिनिकल ट्रायल्स का पार्ट हो, आप ऐसी चीजों का पार्ट हो कि जिसके अंदर जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल दवाई अगर पहली मर्तबा बन रही है, ठीक है, तो वहां पर अगर नर्सेस की जरूरत है, ठीक है, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट। सो उसके जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं या जो हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, अगेन फिर इसके बाद एनेस्थीसिया एक बहुत बड़ा, जैसे सर्जरी के अंदर जो है वो एक अपना रोल रखता है, तो वहां पर जो है वो नर्सेस अपना काम कर रही हैं। तो सर्जरी के अंदर जो है वो बहुत सारी कैपेसिटीज के अंदर एनेस्थीसिया के तौर पर, एनेस्थीसिया नर्स के तौर पर, पेरी ऑप नर्स के तौर पर, डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर, ये बहुत बड़े बड़े जार्गन्स फिलहाल लगेंगे, बट पॉइंट ये है सिंपल कि डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर जो है वो उसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। सो यहाँ पर जो है वो आपके पास फिर नर्स का एज अ काउंसलर एक अलग रोल आता है, मगर अगेन वो एज अ प्रोफेशन का टैग आपको इस तरह से नहीं मिलता, लेकिन ये कि यू हैव द रोल इन बिल्ट इन बिल्ट रोल इन दैट। सो ये कुछ इस तरह की अच्छा, फिर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बायो एथिक्स। इस वक्त जो है वो एथिक्स का रोल बहुत ज्यादा इन है, जिसके अंदर जो है वो नर्सेस बाकायदा मास्टर्स भी कर रही है बायो एथिक्स के अंदर, और फिर वो जो है वो एथिकल टीम का पार्ट बनती हैं। एथिकल टीम जो है वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर बहुत सारे जो भी एथिकल इश्यूज होते हैं पेशेंट से रिलेटेड ओवरऑल जो फेस किए जाते हैं, उसके अंदर जो है वो नर्सेस का अपना एक रोल होता है जो वो अपना प्ले करती है। सो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डाइवर्स रोल्स हैं। एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अगेन पाकिस्तान के अंदर आपको इन्फेक्शन नर्स का रोल मिलेगा, यस, ठीक है, आप अगर अपनी, बट अगेन जिस तरह से हमने पहले बात की कि ये आपको एक्सपीरियंस और कंटिन्यूस एजुकेशन जिसमें सर्टिफिकेशंस होती हैं, आपको उसके साथ चलना पड़ता है। तो पाकिस्तान में रोल तो आपको मिल जाएगा इन्फेक्शन का, मगर अगेन आपको देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर, इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर जो है वो सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है या नहीं है। सो समटाइम्स यू वुड सी कि रोल तो एग्जिस्ट कर रहा है, मगर सर्टिफिकेशंस के लिए अगेन यू हैव टू गो टू इंटरनेशनल। सो और इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, मगर अक्सर आप जब एक्सपीरियंस कर रहे होते हो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर, तो वहां पर अगर आपका एक हद तक आपका एक्सपीरियंस हो गया है, उसी फील्ड में आप हो और आप अगर उसके अंदर ग्रो करना चाहते हो, तो मेनी हॉस्पिटल्स गिव यू द अपॉर्चुनिटी, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट यू और टू फैसिलिटेट यू इन दैट लर्निंग, एंड देन यू कैन ग्रो इन द सेम फील्ड। और फिर वो कुछ बॉन्ड्स और इस तरह की चीजें जो है वो कुछ आपसे मांगते हैं, बट दिस इज ऑलवेज गुड इफ यू वांट टू ग्रो एंड यू हैव टू यू नीड अ सपोर्ट। सो ये चीज बड़ी इसके अंदर आती है। सेकंड चीज फिर इसके बाद जो है वो आपके पास मेंटल हेल्थ नर्स, जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास मेंटल हेल्थ नर्स भी होती है कि जो स्पेसिफिकली जो वो इन पेशेंट्स को देख रही होती है। सो यू कैन, मतलब बहुत सारे जो है वो आपको मिलेंगे, एंड इट वुड नॉट बी लिमिटेड। यहाँ पर भी आपके पास पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आपको मिलेगी, आपके पास स्पेशलाइज्ड नर्सेस बहुत सारी आपको मिलेंगी, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट तरह की मिलेंगी और पाकिस्तान के अंदर। और सो दीज आर द मेजर दैट आई कैन काउंट ऑन फिंगर्स। Right. Nausheen, do you want to add anything to this? Yes, and I want to add a few more. सलीमा ने बहुत elaboratively बताया कि हम as a nurse कहाँ पर अपना contribution दे सकते हैं। So मैं अपने personal experience से एक और field के बारे में बताना चाहती हूँ। Simulation in healthcare जो है वो एक पाकिस्तान के लिए काफी न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इंटरनेशनली बहुत इसका स्कोप है। So simulation in nursing and simulation in healthcare is also very profound field.
तो इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास AKU के अंदर सिमुलेशन का पूरा एक सेटअप है, जहाँ पर हम जो है ना वो सिनेरियोज क्रिएट करते हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को गाइड करते हैं कि वो आके जो सिनेरियोज हमारे पास यूजुअली वेबसाइट पर होते हैं वो कैसे उसको कॉम्बैट करेंगे या वो कैसे उन सिनेरियोज में परफॉर्म करेंगे। सो पेशेंट की केयर किस तरह से हम सेफ बना सकते हैं, सो वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम वहाँ पर डील करते हैं। तो सिमुलेशन इज वन ऑफ द फील्ड। सिमुलेशन एजुकेटर के कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं। इनफैक्ट सिमुलेशन इन हेल्थ केयर के मास्टर्स भी इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। तो एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको भी परस्यू कर सकते हैं जो लोग करना चाहें। नर्सेस का बहुत रोल है डाटा मैनेजमेंट के अंदर, नर्स इंफॉर्मेटिक्स के अंदर। सो पेशेंट में जितना भी हेल्थ केयर डाटा होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जा रहे हैं। AKEB'P is one of those hospitals। तो हमारे पास कुछ हॉस्पिटल्स हैं भी जो टोटली जो ना वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हैं, जिनमें एक बहुत रिनाउंड नाम है इंडस हॉस्पिटल का। तो नर्सेस का जो ना वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो चीजें हम ऑन पेपर या ऑन ग्राउंड अभी परफॉर्म कर रहे हैं उसको किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिकली और मोर एफिशिएंट, आपको पता है कि अभी एवरीथिंग इज ऑन विद टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का नर्सेस का इसमें जो ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू प्ले। ऑल्सो बहुत सारी नर्सेज जिनको मैं जानती हूँ वो एज ए नर्स पॉलिसी मेकर भी काम कर रहे हैं। तो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो बिल्स बनते हैं, जो बिल्स पास होते हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं हेल्थ केयर फील्ड के अंदर जितनी भी, वो सारी उसका जो नर्सेज हैं जो काम कर रही हैं वो उसका पार्ट होते हैं। तो उसमें बहुत नर्सेज का इंपॉर्टेंस ये होता है। बहुत सारे नर्सेज जिनको, कुछ नर्सेज जिनको हम जानते हैं वो हमारे पास कैबिनेट का भी और गवर्नमेंट का भी पार्ट है, जहाँ पर वो हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर जो हेल्थ केयर एम्प्लॉयज हैं उनके राइट्स के बारे में, पेशेंट्स के राइट्स के बारे में एडवोकेट करते हैं और नेशनल लेवल पर जो ना वो इसकी मेक श्योर करते हैं कि वो हमारे सिस्टम का पार्ट हो। तो नर्सेस का जो ना वो बहुत लिमिटेड स्कोप नहीं है। यू कैन गो एज बियॉन्ड एज यू वुड लाइक टू। तो बहुत सारी फील्ड है जो हमने डिफाइन की है, सलीमा ने डिफाइन की है, बहुत वास्ट फील्ड है और जितना आप उसके अंदर ग्रो करना चाहेंगे यू विल गेट थ्रू इट। Yeah, thank you, Salima and Nausheen. Just last question for both of you. Any final piece of advice for the students जो नर्सिंग में जाना चाह रहे हैं या नर्सेज ऑलरेडी जो इस प्रोफेशन में हैं? Any final piece of advice? तो मैं सिर्फ एक चीज जो अपनी पूरी हमने आज पूरा डिस्कशन किया उसके बाद में सिर्फ एक पॉइंट जो हाईलाइट करवाना चाहती हूँ वो ये है कि जो भी लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं ना, आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। पहले से ही माइंड बनाएं कि आप किस तरह से अपनी आगे की लाइफ को देखते हैं, आप किस तरह से इस प्रोफेशन को देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आप क्या डिफरेंस लोगों की जिंदगी में बना सकते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ये मेरी एडवाइस है कि मेंटली खुद को प्रिपेयर करें। दूसरा ये सोचें कि नर्सेज जो है ना वो हेल्थ केयर सेक्टर की बैकबोन है। इफ दैट क्रैशेस, अगर किसी भी टाइम पर आप अपने इम्पोर्टेंस को इस तरह से फील करें कि अगर एक हॉस्पिटल में नर्सेज ना हो तो वो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। इट कैन नॉट फंक्शन विदाउट यू बीइंग देयर। तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट, दिस इज हाउ डिमांडिंग योर रोल इज। तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी दिन ये बात समझ ली कि इट इज ये पूरा सेटअप, ये पूरा कारवां जो है ना वो हमसे लेकर और हमसे चल रहा है, तो आप यकीनन अपने काम को हर दिन बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। Thank you, Salima. Please, can you answer this? So I would just say two phrases, in a nutshell, ke own your profession and appreciate yourself. Keep appreciating yourself. तो आप जब ओन करेंगे अपने प्रोफेशन को तो आप अपने आप को एडमायर भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। फिर वो जो सारे चैलेंजेस जो हमने डिस्कस किए थे ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हैंडल भी होने लगते हैं और आपको प्रोफेशन का मजा भी आने लगता है और आपको फिर न्यू प्रोस्पेक्ट्स भी नजर आते हैं। फिर ये सब चीजें तब आती हैं कि जब आप अपने प्रोफेशन को ओन करने लगे, उसको समझें, उसको अंडरस्टैंड करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें that you are part of this profession, noble profession.
Excellent, excellent. Thank you very, very much. I think 90 minutes of great conversation. We probably covered all the aspects. So I'm happy. I'm sure the audience was also happy. A big thank you to Nausheen and Salima, because I think jitna bhi is profession के बारे में बात की जाए कम है. I think I'm sure अगर हम पूरा दिन भी इस पे बात करते रहें in terms of appreciation, the importance of this profession, and why you should get into this profession. अब चूंकि अब मैंने देख रहा हूँ क्योंकि yes, हाजरमाम की एक guidance थी 20-25 साल पहले. There was a boom, and now I think we need to again make sure that this profession is as regarded as it is important. और अब तो जाहिर सी बात है कि in the world of new pandemics, new health issues every day, it's becoming more and more important to get into this profession. Test clear kare, interview clear kare, get into a good college, good university, but most of all, be a good human being. I think that is one important quality for the nurses. Thank you very much, Salima. Thank you very much, Nausheen, for joining us. Welcome. And thank you, everybody, all the audience from all over Pakistan to join us. Thank you very much. I'll end this meeting now. Allah Hafiz and Yarim. Allah Hafiz.